नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे और इसी प्रकार से कड़ी मेहनत से और भरपूर मोटिवेशन से रीट की ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। तो रीट 2021 के जो इतिहास के संभावित प्रश्न है, जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है, इस तरह की क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूँ। और जो विगत परीक्षाएं थी अपनी 2018 की जो रीट थी और 2015 वाली रीट और 2012 का जो टेट का पेपर हुआ था, उन पेपरों का पूरा मैंने विश्लेषण किया है। और आरबीएससी की जो बुकिंग है उनका विश्लेषण किया है। तो वो कहाँ से क्वेश्चन आए, उन्हीं उनके आसपास से ही मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% यहाँ से प्रश्न प्रश्न आने का बहुत ही संभावना है, 100%। तो दोस्तों, इसी तरह से बने रहिए। दोस्तों, थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन, थोड़ा जोश भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कॉमन लाइन है, आपने कई बार इसको सुना भी होगा। तो दोस्तों, सफलता यूं ही नहीं मिलती, मुसाफिर को दिल में जोश सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन। तो इसी प्रकार बने रहिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, संपा किस महाजनपद की राजधानी थी? संपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की, मगध महाजनपद की, काशी महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की? दोस्तों, आप सोचें और इसका आंसर आप अपने मन में सोचें, क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों, इसका सही आंसर है अंग महाजनपद की राजधानी थी संपा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ। दोस्तों, महाजनपद युग में कितनी महाजनपद थे, आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि कितनी महाजनपद थे, तो टोटल जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली और कैसे मिली? तो दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा दोस्तों? अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उससे। और एक जैन ग्रंथ है दोस्तों, जैन ग्रंथ है भगवती जो सूत्र है, उन दोनों से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली। दोस्तों, अगर बात करें कि आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि इन 16 महाजनपदों में सबसे सर्वाधिक महाजनपद कौन सा था, तो दोस्तों आपको आंसर देना पड़ेगा मगध महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था? मगध महाजनपद था। दोस्तों, काशी महाजनपद की राजधानी पूछी जाए तो कौन सी थी? दोस्तों, इसकी राजधानी थी वो वाराणसी थी। कौन सी थी? वाराणसी। वाराणसी ये काशी महाजनपद की राजधानी थी। और मगध की गिरिव्रज और राजगृह और पाटलिपुत्र, ये जो राजधानी थी मगध की। दोस्तों, ये 2018 रीट में ये प्रश्न पूछा गया है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, आपको पता है क्या? बताओ तो कमेंट में लिख दो जल्दी। दोस्तों, इसकी जो सूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा इसकी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन अ यानी पहला राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, थोड़े बड़े भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य? दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? आप अपने मन में सोचें और इसका आंसर करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी प्रश्न 2 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको आंसर क्या देना है? चंद्रगुप्त मौर्य ने दी थी। और किसके सहयोग से ये उन्होंने जो इस वंश की स्थापना की, किसके सहयोग से की थी? तो ये चाणक्य के सहयोग से की थी। ठीक है दोस्तों, किसके सहयोग से की थी? चाणक्य के सहयोग से की थी। और चाणक्य का एक ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ग्रंथ है ये। कौन सा ग्रंथ है आपको पता क्या? पता होगा ही दोस्तों, अर्थशास्त्र जो लिखा था वो चाणक्य ने लिखा था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन शासक बने थे मौर्य वंश के? तो दोस्तों, उनके पुत्र थे। क्या नाम था उनका दोस्तों? अगर वो पूछा जाए तो बिंदुसार था। और बिंदुसार को और क्या कहा जाता है दोस्तों? अमित्रघात। क्या कहा जाता है?
अमित्र गात कहा जाता है। दोस्तों इसमें जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं आगे आगे का जो अक्षर लिख देता हूँ, तो आप थोड़ा कष्ट करके सुने ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में जो बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन था दोस्तों? तो अशोक था। अशोक बहुत ही महान शासक था, ठीक है। इसके बाद अशोक बहुत ही महान शासक था। भाई अशोक महान क्यों था? क्योंकि उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था, यानी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया था, और मानवता के नाते मानवता की बहुत ही सेवा की थी, और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है, यानी किस काल को कहा जाता है? मौर्य वंश के काल को, गुप्त वंश के काल को, कुषाण वंश के काल को, चक वंश के काल को? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो गुप्त वंश के काल को क्या कहा गया? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। अब इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों कहा गया? दोस्तों जो गुप्त वंश था, यहाँ पर हिंदू संस्कृति का बहुत ही विकास हुआ था, और यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे विद्वान भी यहाँ पर थे, और ये शासक जो थे गुप्त वंश के, ये भी महान शासक थे। उनमें से एक का नाम आता है समुद्रगुप्त। उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, और पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा किया था। और समुद्रगुप्त को कहा जाता, क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो क्या आंसर होगा? समुद्रगुप्त को। और ये भारत का नेपोलियन कहा किसने था दोस्तों? दोस्तों ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो वो था डॉक्टर स्मिथ। कौन था? डॉक्टर स्मिथ ने कहा था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 4, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? बौद्ध भिक्षुओं के नियम, बुद्ध की शिक्षाएं, दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय में, कश्मीर का इतिहास। तो दोस्तों आपने बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या संग्रहित है, में क्या लिखा हुआ है उसमें? दोस्तों इसका सही आंसर है बौद्ध भिक्षुओं के नियम, यानी जो विनय पिटक था उसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम लिखे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। दोस्तों बौद्ध जो ग्रंथ थे उसमें त्रिपिटक बहुत ही फेमस है, और त्रिपिटक के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो विनय पिटक, इसके बाद में आ जाता है सूत पिटक, तीसरा आ जाता है अभिधम पिटक। दोस्तों विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके नियम लिख रखे थे। आपको इस तरह से जैसे विनय, विनय और नियम, तो इस तरह से आप याद रखते विनय नियम। और जो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं है वो सूत पिटक में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? सूत पिटक में लिखी गई थी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे छूत, छूत में आगे आ रहा है क्या? च, और शिक्षाओं में आगे आ रहा है च, तो इनसे जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर अभिधम पिटक है, जो अभिधम पिटक है, उस अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय में लिखा गया था। दोस्तों ये कश्मीर का इतिहास किस में लिखा गया है, आप बताओगे क्या? तो दोस्तों बता दीजिए आप, किस में लिखा गया था कश्मीर का इतिहास? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इस कश्मीर का जो इतिहास है वो राज तरंगिणी में लिखा गया था। किसमें? राज तरंगिणी जो किताब है उसमें लिखा गया था, वो ग्रंथ है उसमें। और ये राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? कल्हण द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? यानी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930, 1920, 1942, 1917? दोस्तों कब शुरू किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है 1930। यानी गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको 1930 में शुरू किया गया था। दोस्तों गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? कौन सा आंदोलन शुरू किया था, पता है क्या आपको? हाँ दोस्तों यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग। दोस्तों गांधी जी ने 1942 में कौन सा आंदोलन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? तो ये किया था
22वीं। अगर दोस्तों एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया था और कब किया था, तो वो आ जाएगा 1917 में बिहार के चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें ये गांधी जी का क्या है, प्रथम सत्याग्रह है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगता हो या अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और हमारी मेहनत के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, हम भी मेहनत कर रहे, थोड़ा कर दो ये, वैसे फ्री है कुछ नहीं, ऐसे आप टच कर दोगे तो ही हो जाएगा। तो दोस्तों कर ही दो। प्रश्न 6 है कि स्वतंत्रता सेनानी को 2 आजन्म कारावास की सज़ा देते हुए अंडमान निकोबार जेल भेजा अंडमान निकोबार जेल भेजा गया था। यानी कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको 2 जन्मों की यानी 2 जन्मों की कारावास की सज़ा हो गई थी, यानी 2 आजन्मों की कारावास हुई थी। तो वो कौन थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और विनय दामोदर दास सावरकर। क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर, दोस्तों इसका आंसर है विनय दामोदर दास सावरकर। इनको 2 आजन्म कारावास की सज़ा हुई थी, अंग्रेज़ों ने उनको 2 आजन्म कारावास की सज़ा दी थी और इनको अंडमान निकोबार जो वहाँ पर जेल है सेलुलर जेल, सेलुलर जेल में इनको भेज दिया गया था। और सेलुलर जेल में जो भेज दिया गया था इनको, और इसी जेल को दोस्तों काला पानी की जो सज़ा आपने सुना होगा, काला पानी की सज़ा इसको ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बाल गंगाधर जी तिलक है इनको कौन सी जेल में भेजा गया था। दोस्तों कमेंट जरूर करें। दोस्तों इनको मांडले जेल में भेजा गया था, और मांडले जेल कहाँ पर है, म्यांमार के अंतर्गत है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, किस वेद में संगीत का उद्भव हुआ है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा, ज़रा सोच के ज़रूर बताएं। संगीत का उद्भव हुआ है, यानी इसी वेद में संगीत का फर्स्ट में जो उद्भव हुआ है वो हुआ है, जैसे कि हमारा शास्त्रीय संगीत है और बाकी ये सारे जो स्वर है 7 स्वर सारे गामा पादा निसा, वो वाले सब इससे उत्पन्न हुए हैं। तो वो कौन सा जो वेद है वो कौन सा वेद है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामवेद। सामवेद से संगीत का उद्भव हुआ है। और ऋग आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सॉरी भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो आ जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या है, तो दोस्तों तंत्र मंत्र वो चीज़ें यहाँ पर ऋग्वेद में है। ठीक है, और अपना यजुर्वेद में क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें, दोस्तों कर्म कांड और यज्ञों के बारे में इसमें लिखा गया है। दोस्तों अर्थर्वेद में क्या है, तो दोस्तों अर्थर्वेद में अपने जो जादू जादू टोना टोटके वो वाला है, और चिकित्सा शास्त्र के बारे में अर्थर्वेद में लिखा गया है। दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेद त्रय किन वेदों को कहा जाता है, तो दोस्तों वेद जो त्रय है वो वेद त्रय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीन वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेद त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रय इनको कहा जाता है। वेद त्रय इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेद त्रय इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है अपने सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है हड़प्पा, उसके संबंध में असत्य कथन क्या है, तो आपको असत्य को ढूंढना है। 3 इनमें से सत्य होंगे और एक असत्य होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। ये स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये स्थान सिंधु नदी के तट पर है। तो दोस्तों क्या होगा इसका, दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के, रावी नदी के तट पर है। सिंधु के नदी के तट पर तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रथम स्थल है,
प्रथम यहाँ पर उत्खनन हुआ था या इसकी खोज की थी, और वो कब की थी? 1921 में की थी। खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और ये है कहाँ पर? तो पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में ये स्थित है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पंजाब प्रांत एक तो आता है, जैसे कि ये अपने सीमा है, ये पाकिस्तान की, इधर साइड पाकिस्तान है, ये इंडिया की। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत को सुना होगा। तो सिंध प्रांत वो है इधर साइड है, इंडिया के डायरेक्ट पश्चिम में है, और जो पंजाब प्रांत है वो इधर है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इस साइड थी, और सिंध जो है मोहनजोदड़ो, ये सिंध भी पड़ता है, तो वो इधर साइड था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ज्ञान के लिए खाली बता दिया। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। यार बोरिंग तो हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी। दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नवा में एक घग्गर नदी के किनारे है। दोस्तों, रावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो दोस्तों, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसी नदी के नाम पर पड़ा है, सिंधु नदी। तो इसके तट पर कौन सी है सभ्यता? तो मोहनजोदड़ो है दोस्तों। कौन सी है? मोहनजोदड़ो है। दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए कि भोगवा नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है, तो कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों, लोथल है। कौन सी है? लोथल। यानी रावी हड़प्पा के किनारे हैं, और सिंधु ये मोहनजोदड़ो के जो किनारे हैं, और भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थल है। और जो ये घग्गर नदी, इसके किनारे कौन सा है? कालीबंगा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति एक साथ पूरे भारत में कब होनी तय की गई थी? यानी जो 1857 की क्रांति है वो पूरे भारत में एक साथ तय होने की जो तिथि क्या थी, कि किस तिथि को इसको तय किया गया था कि इस दिन हम क्रांति करेंगे, लेकिन कई कारणवश क्रांति जो है वो पहले ही हो गई। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 31 मई 1857, 29 मार्च 1857, 10 मई 1857 या 1858। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ज़रा सोचिए करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है 31 मई 1857 को। जो 1857 की क्रांति है, इसको इस डेट को तय किया गया था कि इस दिन क्रांति होगी, लेकिन जो 29 मार्च 1857 है, इसी दिन जो बैरकपुर छावनी है वहाँ पर वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे मंगल पांडे ने वहाँ अंग्रेज़ों को जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन पर गोली चलाकर क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन खासकर जो क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई है। कहाँ से हुई है? मेरठ से। दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपको, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखें, और प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैंने सोचा कि कम से कम 10-10 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, इतिहास के, भूगोल के, राजनीतिक के, राजस्थान के जो जीके हैं उसके, तो वो सभी ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो ये इतिहास के आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। प्लीज़ यार, सब्सक्राइब तो कर ही दो, 1000 करने में मदद कर दो थोड़ी। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेट रहते हुए पढ़ाई को जारी रखिए, और सफलता निश्चित ही मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग।